गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट क्लास में कहाँ तक देख लिए थे हम लोग? चलो आ जाओ। यहाँ से देखना था हम लोग को। नहीं, ये देखना था एंटा में भाई, ये वाला लास्ट हम लोग देखे थे, मॉस्किटो वाला। पूछो, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? पूछो, किसी को कोई डाउट? बोलो, किसी को डाउट? आगे बढ़े, आ जाओ। देखो, अब एक प्रोटोजोन्स का एग्जांपल दे रखा है जिसका नाम है एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका। याद रखना नाम, प्रोटोजोन्स का नाम है ये एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका, एक प्रोटोजोन पैरासाइट इन द लार्ज। अब देखो, याद करो, एक स्मॉल इंटेस्टाइन वाला था, कौन सा था? आपके थायराइड, जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके एंटर करता है कौन सा बैक्टीरिया? साल्मोनेला टाइफाई बैक्टीरिया एंटर करता है एंड स्मॉल इंटेस्टाइन को आपके इन्फेक्ट करता है। यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन होगा। यहाँ पे प्रोटोजोन किस में एंटर करेगा? आपके लार्ज इंटेस्टाइन में। ऑफ द ह्यूमन विच कॉज एम्यूबियसिस, अम्योबिक डाइसेंट्री। अब देखो, एक सिंपल डाइसेंट्री था और एक है अम्योबिक डाइसेंट्री। तो वो जो डाइसेंट्री था, अगर सिंपल डाइसेंट्री लिखा है तो वो कौन कॉज करेगा? बैक्टीरिया कॉज करेगा। याद करो, डाइसेंट्री, प्लेग्यू एंड डिप्थेरिया ये बैक्टीरियल डिजीज है। बट अगर एम्योबिक डाइसेंट्री पूछता है तो कौन कॉज करेगा? प्रोटोजोन्स कॉज करेगा। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट लगा लो कि ये आपके करेंगे। एक जगह लिख भी लो, आप नीचे में ये इसको डैश करके लिख लो, आपके प्रोटोजोन कॉज करेंगे, और नीचे में सिंपल डाइसेंट्री लिख के लिख लो कि वो बैक्टीरिया कॉज करेगा। नोट कर लो। सिंपल डाइसेंट्री लिख लो, कॉज बाय बैक्टीरिया। जिसका लेक्चर कल का छोटा है वो यूट्यूब पे अपलोड है, देख लेना। स्वीटी, क्यों एब्सेंट थी कल? चले आगे बढ़े, आ जाओ। तो एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका आपके लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है और एम्योबिक डाइसेंट्री कॉज करता है। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, पढ़ो। ऑब्वियसली अगर लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर कर रहा है या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, किसी भी इंटेस्टाइन में एंटर कर रहा है तो वो किसमें दिक्कत करेगा? कॉन्स्टिपेशन करेगा। एब्डोमिनल पेन होगा, हमारे एब्डोमेन में पेन हो सकते हैं, क्रैम्प हो सकता है, स्टूल्स विथ एक्सेस म्यूकस, हमें आपके एक्सेस म्यूकस सीक्रेट होंगे, एंड क्या हो सकता है? ब्लड क्लॉट, मतलब कि जब आप एक्सक्रीटा रिलीज करोगे, जब आपके यूरिन या फिर फीकल मैटर बाहर आएंगे, तो उस फीकल मैटर के साथ क्या आएगा? ब्लड का क्लॉट भी आएगा। ये इस बीमारी में होगा, ठीक है। जब वो, पता है ये किस वजह से होता है? फूड पॉइजन वगैरह की वजह से होता है। बेसिकली आजकल, पहले के जमाने में लोग क्या करते थे, बाहर में फील्ड वगैरह में शौच करते थे, जिस वजह से आपके क्या होते थे? सॉइल पॉल्यूट होते थे, और सॉइल पॉल्यूट होगा तो हमारा क्रॉप भी पॉल्यूट होगा, और एट द एंड उस क्रॉप को हमें खाना है, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें हमें इन्फेक्ट करती है। अभी आगे लिखा भी होगा, देखो पढ़ो। कहते हैं हाउस फ्लाई, जो हाउस फ्लाई फिकल मैटर पे बैठती है, जो आपके फील्ड वगैरह में, जो भी बाहर में, जैसे बहुत सारे लोगों के घर में वॉशरूम वगैरह नहीं होते हैं, जो गरीब है, तो वो बाहर में खुले में जाते हैं अपना शौच करने, तो उनके साथ ये है
कि उस फीकल मैटर पे हाउस फ्लाई बैठती है और वो हाउस फ्लाई बहुत सारे जगह पे वेक्टर का काम करती है, बहुत सारी जगह पे बैठती है, आपके खाने पे बैठ जाती है, आपके बेड पे बैठती है, आपके बहुत सारे किचन के सामान पे बैठ जाती है। तो वही कहता है कि हाउस फ्लाई एक्ट एज अ मैकेनिकल कैरियर, हाउस फ्लाई इसकी कैरियर होती है। जैसे कि याद करो मलेरिया का कैरियर कौन होता है, कल जो मलेरिया पढ़े थे उसका कैरियर कौन होता है, फीमेल मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो होती है। तो वैसे ही इसका कैरियर कौन है, हाउस फ्लाई, ध्यान रखना हाउस फ्लाई कैरियर है। एंड सर्व टू ट्रांसमिट द पैरासिटिक फ्रॉम फीकल टू इन्फेक्टेड द पर्सन टू द फूड। कहता है जो फीकल मैटर होते हैं उनमें वो बैठती हैं, बेसिकली वो पैरासाइट होती है किस पे, फीकल मैटर पे, वहीं से वो अपना न्यूट्रिएंट लेती हैं एंड फिर वो किसको इन्फेक्ट करती है, पर्सन को इन्फेक्ट करती है, किसके थ्रू, फूड के थ्रू एंड फूड प्रोडक्ट के थ्रू, देयर बाय कंटामिनेटिंग देम, और उनको क्या करती है, कंटामिनेट करती है, बेसिकली उनको आपके खराब करती है। ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड कंटामिनेटेड बाय फीकल मैटर आर द मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। तो इस एंटाअमीबा हिस्टोलिटिका का मेन रीजन क्या है, कौन है, हाउस फ्लाई। फीकल मैटर पे जो भी हमारे एक्सक्रीटा होते हैं, हमारे यूरिन वगैरह होते हैं, उन पे कौन बैठती है, आपकी हाउस फ्लाई बैठती है और वो हाउस फ्लाई आपके घर तक जाती है। इसलिए कहते हैं कि फूड को मक्खी वगैरह से बचा के रखना चाहिए, क्योंकि मक्खी बहुत सारे गंदे गंदे जगहों पे बैठती है और वहां से, क्योंकि वो उनका न्यूट्रिशन होता है और फिर वो वहां बैठेंगी, फिर वो आपके फूड पे बैठेंगी तो वो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन कॉज करेंगी। तो वो कौन सा इन्फेक्शन कॉज करती है, एंटाअमीबा हिस्टोलिटिका करती है। तो बाकी आपकी फूड प्रोडक्ट वगैरह को खराब करती हैं, आपके पीने के पानी वगैरह को जो भी है उनको वो कंटामिनेट करती है और उसको लेने के बाद आप क्या हो जाते हो, इन्फेक्टेड हो जाते हो, इन्फेक्ट पर्सन। तो उसकी वजह से आपको क्या हो सकता है, कंस्टिपेशन हो सकते हैं, आपके एब्डोमिनल पेन हो सकते हैं, क्रैम्प हो सकता है, आपके ब्लड क्लॉट हो सकते हैं फीकल मैटर के साथ साथ। नेक्स्ट देखो कहता है एस्केरिस राउंड वर्म। याद करो जब लिखा था हम लोग कुछ टॉपिक पढ़ रहे थे ना, जिसमें कि पहला पॉइंट में ही वो लिखा हुआ था हेलमिंथिस कि कौन कौन से आपके कॉज कर सकते हैं, तो उसमें आपके हेलमिंथिस वगैरह भी आए थे। कहां पे हम लोग देखे थे, ये रहा कि आपके ये जो पैथोजेंस होते हैं उसमें कौन होते हैं, हेलमिंथिस। याद करो कौन होगा, एस्केलमिंथिस, प्लैटीहेलमिंथिस। एस्केलमिंथिस को क्या बोलते हैं, राउंड वर्म बोलते हैं। एस्केलमिंथिस आर कॉमनली नोन एज राउंड वर्म, क्योंकि जब तुम एस्केलमिंथिस की एनिमल किंगडम में पढ़ना है, जब एस्केलमिंथिस की बॉडी को तुम कट करोगे और फिर ऊपर से देखोगे तो उसकी बॉडी कैसे दिखती है, राउंड वर्म टाइप की दिखती है, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा, राउंड वर्म पड़ा। तो वही यहाँ पे एग्जाम्पल में वो राउंड वर्म दिया है एस्केरिस, एग्जाम्पल में पढ़ोगे वहां पे एग्जाम्पल में भी एस्केरिस आपके दिए हुए हैं। हाँ तो देखो एस्केरिस द कॉमन राउंड वर्म एंड उचरेरिया फिलेरियल वर्म, इसको फिलेरियल वर्म देखो लिखा भी है, उचरेरिया द फिलेरियल वर्म आर द सम ऑफ द हेलमिंथिस। हाँ बात क्यों कर रहे हो, तो एस्केरिस राउंड वर्म है एंड उचरेरिया फिलेरियल वर्म है, दोनों किसके अंदर आते हैं, हेलमिंथिस, एस्केलमिंथिस के अंदर में आते हैं। और सम हेलमिंथिस व्हिच आर नोन एज पैथोजेनिक टू मैन, जो किसके लिए पैथोजेनिक होते हैं, हमारे लिए पैथोजेनिक होते हैं। एस्केरिस एंड इंटेस्टाइनल पैरासाइट, ये भी कौन सा पैरासाइट होता है, इंटेस्टाइनल पैरासाइट। कहाँ मिलता है, हमारे इंटेस्टाइन में मिलता है एस्केरिस। कॉज एस्केरियोसिस, एस्केरियोसिस एक बेसिकली बीमारी है जिसमें आपके इंटरनल ब्लीडिंग होगा। सिम्टम्स देखो क्या क्या होगा, मेंशन कर लो। इंटरनल ब्लीडिंग हो सकता है, आपके मस्कुलर पेन होंगे, फीवर होगा, एनीमिया, एनीमिया मतलब क्या होगा, एनीमिया मतलब क्या होता है, हेमोग्लोबिन की कमी हो जाना। हेमोग्लोबिन आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। HB करके नीचे ऐसा लिख लो, HB लिख के ऐसे डिक्रीज लिख लो कि हेमोग्लोबिन आपका क्या होगा, कम हो जाएगा। नोट करो। और क्या हो जाएगा, इंटेस्टाइनल पैसेज में क्या हो जाएंगे, ब्लॉकेज हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें क्या कर सकती है, आपको बहुत अच्छी खासी आपको बीमार पड़ा सकती है। द एग ऑफ पैरासाइट आर एक्सक्रीटेड अलोंग विद द फीकल ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन। अब देखो अब क्या हो सकता है, अब ये एस्केरिस एक पर्सन को तो हो गया, दूसरे पर्सन को कैसे होगा, जब वो बाहर में खुले में शौच कर रहा है, बाहर में अब जा रहा है, तो उसके एग जो होंगे उस पैरासाइट के एग किसके साथ बाहर आएंगे, उस इंसान के फीकल मैटर के साथ आएंगे, जो किसको
कर सकते हैं आपके सॉइल को करेंगे, अंडरग्राउंड वाटर को करेंगे, प्लांट को करेंगे, मतलब जो उस पे क्रॉप होगा उसको करेंगे, और एट द एंड वो हेल्दी पर्सन को भी क्या कर सकते हैं, इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो कहता है हेल्दी पर्सन एक्वायर्ड दिस इन्फेक्शन थ्रू द कंटामिनेटेड वाटर, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। क्योंकि वो सॉइल तो इन्फेक्ट हो गया ना, जिस सॉइल में खुले में वो शौच करने गया, अब जो वो आपके ये थे एग थे, इस पैरासाइट के एग वो फीकल मैटर के साथ आएंगे, फीकल मैटर के साथ आएंगे तो वो सॉइल को पॉल्यूट करेंगे, सॉइल पॉल्यूट हुआ, उसमें आपने वेजिटेबल्स लगाए, फ्रूट्स लगाए, वो पॉल्यूट हुआ, एंड आफ्टर कंज्यूमिंग दिस एक हेल्दी मैन भी क्या हो सकते हैं, इन्फेक्ट हो सकते हैं, उनको भी क्या हो सकती है, एस्केरिसिस हो सकती है। तो ध्यान रखना सारे के सिम्टम, ध्यान रखना कौन सा, पहले तो वो बैक्टीरिया है जो डिजीज हुआ है, वो बैक्टीरिया कॉज कर रहा है कि प्रोटोजोन कर रहा है कि वायरस कर रहा है, पहले ये ध्यान रखना। दूसरा सिम्टम्स ध्यान रखना कि क्या सिम्टम्स है। तीसरा ध्यान रखना कि वो कौन से ऑर्गन को इन्फेक्ट कर रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, कि आपके स्टमक को, कि आपके लीवर को, कौन से चीज को वो क्या कर रहे हैं, इन्फेक्ट कर रहे हैं, वो चीजें ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ तक कोई दिक्कत, अभी ये पढ़ लिया एस्केरिस के बारे में। अब दूसरा उचरेरिया देख रहे हैं, उचरेरिया भी क्या है, हेलमिंथिस का नाम है। एस्केलमिंथिस के एग्जाम्पल दे रखा है आपके तीन, आपके एनसीईआरटी में तीन एस्केलमिंथिस का एग्जाम्पल दे रखा है, जब आप एनिमल किंगडम पढ़े होंगे तो। पहला दे रखा है एस्केरिस दे रखा है, एनसाइक्लोस्टोमा दे रखा है, और उचरेरिया दे रखा है। ये तीन आपके एस्केलमिंथिस का एग्जांपल दे रखे हैं। एक हम यहाँ पे देख चुके हैं एस्केरिस, दूसरा देख लो उचरेरिया। उचरेरिया एक बेसिकली क्या है, जीनस है, इसके अलग अलग क्या हो सकते हैं, स्पीसीज हो सकते हैं। जैसे देखो उचरेरिया बैनक्रॉफ्टाई, उचरेरिया मेलाई। द फिलेरियल वर्म कॉज अ स्लोली डेवलपिंग chronic inflammation of organ in which they live for a many year, usually the lymphatic vessels of the lower limb, and disease is called elephantiasis or filariasis। इसमें बेसिकली क्या होता है, उचरेरिया फिलेरियल वर्म जो होते हैं वो आपके एंटर करते हैं आपके बॉडी में, और आपके इस थाई को देख रहे हो यहाँ पे, एलिफेंट लाइक थाई बना देते हैं, इतना मोटा बन जाएगा कि वो हाथी का पाव रखेगा, इसीलिए उसका नाम भी पड़ा है एलिफेंटियासिस। इसमें ये आपके स्वेल हो जाएंगे। जेनाइटल ऑर्गन देखो, मेल का जेनाइटल ऑर्गन शो किया गया, मेल का जेनाइटल ऑर्गन क्या हो चुका है, पूरा स्वेल हो चुका है। तो ये आपके बेसिकली बीमारी होते हैं, लोगों लिखा भी होगा, जेनाइटल ऑर्गन भी क्या हो जाते हैं, अफेक्ट होते हैं, रिजल्टिंग इन द ग्रॉस डिफॉर्मिटीज, मतलब बहुत सारे डिसऑर्डर्स वगैरह हो सकते हैं। पैथोजन कैसे ट्रांसमिट करता है वो देखो, द पैथोजन आर ट्रांसमिटेड टू द हेल्दी पर्सन द बाइट ऑफ द फीमेल मॉस्किटो वेक्टर। किसकी वजह से, फीमेल मॉस्किटो वेक्टर की वजह से। अगर फीमेल मॉस्किटो आपको काटती है तो वो क्या कर देंगे, उसके जो सैलिवरी ग्लैंड है वो एग कंटेन करके रखेंगे, उचरेरिया के एग कंटेन करके रखेंगे, और वो किस में एंटर कर देंगे, एक हेल्दी पर्सन में एंटर कर देंगे, जिससे क्या हो सकता है, उसके लेग्स वगैरह, उसके बेसिकली एब्डोमेन से नीचे वाले पोर्शन क्या हो जाएंगे, काफी ज्यादा स्वेल कर जाएंगे। पढ़ो, फिर से पढ़ लो। देखो लोअर लिम्स बेसिकली यूजुअली लोअर लिम्स अफेक्ट होता है, इसका नाम है एलिफेंटियासिस एंड फिलेरियासिस। इसका नाम से भी यह ध्यान रख सकते हो। उचरेरिया का कॉमन नेम क्या होता है, फिलेरियल होता है, फिलेरियल वर्म होता है। उचरेरिया को फिलेरियल वर्म बोलते हैं, एस्केरिस को राउंड वर्म बोलते हैं, एंड एनक्लायोस्टोमा को आपके राउंड वर्म, फिलेरियल वर्म एंड एनसाइक्लोस्टोमा हुकवर्म, इसको हुकवर्म बोलते हैं। ये रहा आपका हुकवर्म, ये हुकवर्म होता है, ये राउंड वर्म होता है, एंड उचरेरिया आपका फिलेरियल वर्म होता है। तो ध्यान रख लोगे, इसका नाम ही फिलेरियल वर्म है तो वो क्या करेगा, फिलेरियासिस करेगा। और ध्यान रखना इसमें हाथी जैसा पांव हो जाता है, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया है, एलिफेंटियासिस लग दिया। डन। ये अब इसमें आपको मेहनत करना है, मैं आपको समझा चुकी हूँ, अब इसमें आपको मेहनत करना है कि आप याद रखो। आप एक तरफ ऐसे लिख सकते हो कि एक तरफ डिजीज का नाम लिख लो, एक तरफ आप लिख लो कौन सा आपके बैक्टीरिया, कौन सा पैथोजन कॉज कर रहा है, एक तरफ में लिख लो उसके सिम्टम्स क्या है, तीसरे में लिख लो ऑर्गन क्या। आप चार्ट बना सकते हो कौन से ऑर्गन को अफेक्ट कर रहे हैं, तो आप चार्ट बना के इसको इजिली याद कर सकते हो। चलो बना ही लेना, मैं चेक कर लूंगी एक बार। कहता है मेनी फंजाई बिलोंगिंग टू द जेनेरा माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन एंड एपिडर्मोफाइटन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिंगवर्म। रिंगवर्म बेसिकली ना
ऐसे बेसिकली गर्म जगह पे, जैसे यहाँ पे हो गया, आर्मपिट वगैरह में हो गया, जहाँ पे आपके मसल्स रगड़ते हैं, जैसे नी, जैसे ये हो गया, ये पोर्शन जहाँ पे आपका मसल्स ये करता है, आपके रब करता है, जहां पे भी अब ध्यान से देखना, ये सब जगह पे आपको पसीना ज्यादा होता है, आर्मपिट पे पसीना ज्यादा होगा, यहाँ पे मेन को यहाँ पे पसीना ज्यादा होता है, तो बेसिकली वो सारे जगह पे ये क्या हो जाते हैं, ये डिजीज होती है, जिसका नाम क्या है, रिंगवॉर्म, विच इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन डिजीज इन मेन। जिस जनरली किसमें होती है, ये मेन में होती है। यहाँ पे हो गए उनके आर्मपिट के पास हो सकते हैं, यहाँ पे जहाँ पे आपके दो मसल्स एक साथ ये करते हैं, रब होते हैं, वहां पे आपके पसीने जहाँ पे ज्यादा होंगे। देखो क्या क्या इसके क्या क्या सिम्टम्स है। अपीयरेंस ऑफ ड्राई, बेसिकली ये ड्राई हो जाएगा। ये डायग्राम अपने फिगर में देखना, व्हाइट व्हाइट दिखा रहा होगा, रेड पे बेसिकली रेड या व्हाइट दिखा रहा है, कौन सा कलर दिखा रहा है, व्हाइट व्हाइट दिखा रहा है, ड्राई ड्राई टाइप का दिखा रहा होगा, ये कलर चेंज इसलिए नहीं पता चल रहा है। स्केलेशंस ऑन वेरियस पार्ट, बेसिकली आपके अजीब अजीब से खुरदुरे खुरदुरे टाइप के ये आपके ये पार्ट्स हो जाएंगे, सच बॉडी सच एज स्किन हो जाएगा, नेल एंड स्काल्प निकल जाएंगे, स्काल्प समझते हो ना, जैसे कभी हेयर वगैरह में स्काल्प देखने मिलता है, तो स्काल्प हो जाएंगे, बहुत सारे ये मेन सिम्टम्स है इस डिजीज के। बेसिकली आपके आप ड्राइनेस हो जाएगा, स्कैली दिखने लग जाएंगे, स्काल्प दिखेगा, इचिंग वगैरह होता है, दिस लेसन आर अकम्पेनियड बाय द इंटेंस ऑफ इचिंग, खुजली होगा। हिट एंड मॉइस्चर हेल्प दिस फंजाई टू ग्रो, तुमको ही पता है कि फंजाई को कौन ग्रो करने में हेल्प करता है, इस फंज हीट करता है, गर्म चीजें, इसीलिए कहते हैं ना कि खाना खराब हो जाएगा। खाना को रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं, क्योंकि वो गर्म में रहेगा तो फंजाई उसमें क्या कर सकता है, इजिली ग्रो कर सकता है। फंजाई वगैरह ह्यूमिड प्लेस पे जल्दी ग्रो करते हैं, तो इसलिए ये बेसिकली हीट और मॉइस्चराइजर वाले प्लेस पे क्या कर सकते हैं, फंजाई ग्रो कर सकते हैं। अब तुम बताओ, यहाँ पे तुम्हारे या फिर आर्मपिट वगैरह में क्या होता है, कंटिन्यूअसली मसल्स रब होते हैं, तो वो जगह क्या होता है, गर्म होता है, और गर्म होने की वजह से क्या हो सकते हैं, यहाँ पे वहां पे ये सारे बैक्टीरिया, ये सारे फंजाई क्या कर सकते हैं, ये ध्यान रखना, ये सारे फंजाई के नाम है, आज लिखा भी है मैंने फंजाई, तो ध्यान रखना फंजाई कौन कौन से हैं। माइक्रो आपके स्पोरम, ट्राइकोफाइटन एंड एपिडर्मोफाइटन, तो ये सारे आपके अफेक्ट करते हैं, आपके डिजीज कॉज करते हैं, रिंगवॉर्म वगैरह कॉज करते हैं। नेक्स्ट कहता है विच मेक देम, तो हाँ फिर वही कहता है कि आपके हीट और मॉइस्चराइजर उस फंजाई को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, विच मेक देम थ्राइव इन स्किन फोल्ड सच एज दोज इन ग्रोइंग, यही मतलब कि आपके ऐसे रीजन पे जहाँ पे क्या होते हैं, ग्रोइंग मतलब आपके एब्डोमेन से नीचे जो आपके जेनाइटल पार्ट होते हैं, वहां पे भी घर्षण काफी होता है, वहां पे भी मसल्स के रबिंग काफी होते हैं, तो उस रीजन में भी क्या होता है, बहुत ज्यादा पसीना होता है, तो वहां पे भी रिंगवर्म्स हो सकते हैं। आपके टोज के बीच में क्या हो सकते हैं, रिंगवर्म्स हो सकते हैं, मतलब यहाँ पे ये जो पोर्शन है वहां पे भी क्या होता है, बहुत ज्यादा मसल्स रब करता है, तो मतलब जब भी पैर वगैरह आपके मुड़े रहेंगे, तो ये जहां पे भी आप आपस में स्किन क्या होते हैं, फोल्ड होते हैं, वहां पे क्या हो सकते हैं, ये हीट और मॉइस्चराइजर इंक्रीज होंगे एंड उसकी वजह से वो फंजाई क्या कर सकता है, ग्रो कर सकता है। रिंगवॉर्म आर जनरली एक्वायर्ड फ्रॉम द सॉइल और बाय द यूजिंग टॉवेल, किसी और का टॉवेल यूज करने से, क्लॉथ इसीलिए कहते हैं, मैंने बताया था फर्स्ट क्लास में ही, अपना टॉवेल अपना अलग रखो, अपना कॉम्ब अलग रखो, अपने क्लॉथ्स वगैरह क्या रखो, अलग रखो, ब्लैंकेट अलग रखो, वरना ये सारे बीमारी हो सकते हैं। देन ध्यान रखना फंजाई क्या कॉज करेगा, रिंगवॉर्म कॉज करेगा। रिंगवॉर्म में क्या क्या देखने मिल जाएंगे, आपके ड्राइनेस दिखने मिल जाएगा, स्किन वगैरह पे स्काल्प वगैरह देखने मिलेगा, इचिंग हो सकता है, हिट और मॉइस्चराइजर की वजह से फंजाई क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। डन, नेक्स्ट देख लो। अब फिर से वो कॉमन चीजें याद हो गई कि मेंटेनेंस ऑफ द पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन इज वेरी, अब देखो तुम खुद को तो कर ले रहे हो, पर्सनल मेंटेनेंस तो कहीं ना कहीं सब लोग कर लेते हैं, बट पब्लिक हाइजीन बहुत जरूरी है। अगर तुम पब्लिक हाइजीन नहीं रखते हो तो कहीं ना कहीं तुम्हारे साथ साथ और 10 लोग भी बीमार पड़ेंगे, बट हमारे यहाँ कोई सुनता कहाँ है। अभी रिसेंटली मेट्रो बना है, मेट्रो में भी सब एकदम गंदगी करके रख दिए हैं, पूरा मेट्रो, मतलब पहला मेट्रो था हमारे बिहार का, और उस मेट्रो की स्थिति देखने लायक नहीं है, सब इधर उधर कहीं पे भी। हाँ, तो पर्सनल पब्लिक हाइजीन भी जरूरत होता है, वरना एक लोग बीमार पड़ेंगे 10 लोग क्या हो जाएंगे और बीमार पड़ेंगे। तो ध्यान रखो खुद के साथ, अगर एक इंसान भी सुधरेगा, हर तुम लोग खुद से ध्यान रखोगे कि तुम जगह जगह पे रैपर नहीं फेंक, तुम लोग भी खाते खाते रैपर फेंक के निकल जाते हो, पानी का बोतल फेंक के निकल जाते हो, तो ध्यान रखो कहीं भी पब्लिक चीजों पे भी, मतलब लिटरली मैं बाहर निकलती हूँ ना, तो मैं एक रैपर भी अपने, अगर मैं घर से बाहर निकली हूँ मुझे कहीं फेंकने का जगह नहीं दिखाए ना, तो वो रैपर मैं अपने घर पे ले जाके फेंकती हूँ। तो तुम लोग भी ध्यान रखो कि कहीं पे भी, कहीं गंदा है तो भी मतलब कोशिश करो कि नहीं फेंको। तुम लोग कहीं पे भी कुछ भी फेंक देते हो, घर से ऊपर से नीचे रोड पे लोग सामान फेंक देते हैं, कचड़े फेंक देते हैं, तो थोड़ा बहुत
पब्लिक हाइजीन का ख्याल रखा करो। एक इंसान सुधरेगा तो उससे पूरा देश सुधर सकता है। तो खुद में ये चेंजेस लाएंगे तो बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो पर्सनल हाइजीन रखा करो, पब्लिक हाइजीन रखा करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? प्रिवेंशन और कंट्रोल के लिए, इन्फेक्शियस डिजीज के लिए। अब मानो पब्लिक हाइजीन रख रहे हो, पानी लोग नाली वगैरह अपने आसपास के साफ करके रख रहे हैं, वेक्टर्स नहीं आएंगे, मच्छर नहीं आएंगे, मच्छर से ही बहुत सारी बीमारी देखने के मिले। वो फिलेरियासिस मच्छर से हुआ, पीछे में भी हमने देखा है कि आपके मलेरिया वगैरह किससे हो रहे हैं? मच्छर से हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें ध्यान रखो कि सबके घर में वॉशरूम हो, बेसिकली बाहर में कोई ना जाए, तो जिसकी वजह से हमारा सॉइल वगैरह पॉल्यूट ना हो, हमारा अंडरग्राउंड वाटर पॉल्यूट ना हो। ऐसे तो अब ये सारी चीजों पे बहुत कंट्रोल हो चुका है, बट बहुत ज्यादा गांव वगैरह में ही देखने मिलता है कि बहुत गांव के लोग जा रहे हैं बाहर में, वरना तो इन जनरल केस में अब तो गांव मतलब ये पटना वगैरह तो काफी सही हो गया। मेजर ऑफ पर्सनल हाइजीन, अपने पर्सनल हाइजीन का मेजर ख्याल रखा करो, इंक्लूडिंग कीप योर बॉडी क्लीन, अपने बॉडी को क्या रखा करो? एकदम साफ सुथरे रखा करो। कंजप्शन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, पानी साफ पिया करो, 2-3 दिन का जमा हुआ पानी नहीं पियो। फूड फ्रेश खाओ, वेजिटेबल्स फ्रेश खाओ, फ्रूट आपके फ्रेश खाओ। पब्लिक हाइजीन इंक्लूड प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एक्सक्रीटा, मैंने बताया ना, जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको अच्छे तरीके से डिस्पोज करो, जाइए नहीं इधर उधर कहीं पे भी फेंक दिया, अच्छे तरीके से वहां पे उसको डिस्पोज करो। एक्सक्रीटा वगैरह जो भी, अगर मतलब इनकेस अगर किसी के बारे में पता है कि जो बाहर जाते हैं उनको लेके तुम उनको समझा सकते हो कि नहीं आपको नहीं करना चाहिए ऐसा। पीरियोडिक क्लीनिंग एंड द डिसइंफेक्शन ऑफ द वाटर रिजर्वायर, मतलब जहां पे भी पानी इकट्ठा हुआ है, पानी जमा हुआ है, उस जगह को भी हम क्या कर सकते हैं? क्लीन कर सकते हैं, ताकि मच्छर वगैरह ना इकट्ठा हो। पूल्स वगैरह को हम क्लीन कर सकते हैं, सीज पूल को कर सकते हैं, हमारे पानी के टैंक्स वगैरह को क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा जमने के बाद फंजाई वगैरह, एल्गी वगैरह लग जाते हैं, मच्छर बैठ जाता है। ऑब्जर्विंग स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस ऑफ हाइजीन इन पब्लिक कैटरिंग, ये सारी चीजें आप कर सकते हो पब्लिक जगह पे। दिस मेजर आर पार्टिकुलरली इसेंशियल वेयर देयर इन्फेक्शियस एजेंट आर ट्रांसमिटेड थ्रू द, ये सारे इसेंशियल्स पार्टिकुलरली इसेंशियल इसलिए क्योंकि ये क्या करते हैं? ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन को ट्रांसमिट करते हैं, किसके थ्रू? फूड के थ्रू, वाटर के थ्रू, सच एज टाइफाइड होता है, एमीबियासिस, एस्केरिसिस, ये सब किसके थ्रू होते हैं? फूड और वाटर के थ्रू होते हैं। याद करो, आपके टाइफाइड भी हो रहे थे फूड के थ्रू ही, आप कंटामिनेटेड इधर उधर का फूड खाते हो, और साल्मोनेला टाइफाई आपके गट के थ्रू, आपके फूड के थ्रू आपके स्टमक में जाते हैं, एंड देन इंटेस्टाइन में जाके आपको वो कॉज करते हैं। तो ध्यान रखा करो कि जो तुम खाना खा रहे हो वो अच्छा खा रहे हो। डेली डेली मोमोज नहीं खाया करो, बाहर के जंक फूड इग्नोर किया करो। मैं नहीं बोल रही कि मोमोज नहीं खाया करो, इग्नोर किया करो जो मतलब कहीं पे भी खा लेते हो। अगर कहीं तुमको पता है कि साफ सुथरा वो बनाते हैं, जिनके सेल काफी होते हैं, उनसे खाया करो, वरना एक दिन के मोमोज लोग 10 दिन तक 15 दिन तक ऐसे करके सेल करते हैं। तो अगर जिनके पास काफी ज्यादा सेल होता है, रेगुलर जिनके पास ज्यादा भीड़ लगती है, क्योंकि उनके पास स्टॉक आता है, स्टॉक खत्म हो जाता है, वो नया नया बनाते रहते हैं, तो कोशिश किया करो कि उनके पास खाया करो। ये सब चीजों का ध्यान रखा करो। इन केस ऑफ एयरबॉर्न डिजीज सच एज निमोनिया एंड कॉमन कोल्ड, मतलब एयरबॉर्न डिजीज मतलब जो वायरल डिजीज है, जो मानो कि किसी के छींकने से भी हो सकती है। मानो कोई स्नीज करता है तो उस स्नीजिंग के साथ क्या आएगा? वाटर ड्रॉपलेट्स बाहर आएंगे, या फिर एयर में उसके जम्स क्या होंगे? एयर पार्टिकल के साथ मिल जाएंगे, और उससे अगर कोई हेल्दी पर्सन सांस भी लेता है तो क्या हो सकता है? उसको वो इन्फेक्शन हो सकता है। तो एयरबॉर्न डिजीज कौन कौन से होते हैं? निमोनिया एंड कॉमन कोल्ड। किसकी वजह से होते हैं? वायरस की वजह से होते हैं। इन एडिशन टू अबव मेजर, क्लोज कॉन्टेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन और देयर बिलोंगिंग शुड बी अवॉइडेड, मतलब कि अगर किसी को कॉमन कोल्ड और निमोनिया हो रखा है तो उससे तुम क्लोज भी मत जाओ, उसके आसपास भी नहीं जाओगे। किसी को नॉर्मल, तुमको नहीं पता कि उसको क्या है, अगर कोई स्नीज कर रहा है तुम्हारे क्लास में भी, अगर किसी को बहुत ज्यादा छींक है, सर्दी आ रही है, तो तुम कोशिश क्या करो कि उससे दूर बैठा करो, क्योंकि वो एयरबॉर्न डिजीज होता है। क्योंकि जैसे वो स्नीज करेगा, उसके वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ आएंगे? जो भी जर्म्स है वो कहाँ आ जाएंगे? एयर के साथ मिक्स हो जाएंगे, और तुम उसके आसपास में हो, तुम सेम एयर को क्या करोगे? टेक करोगे, और तुम भी क्या हो सकते हो? इन्फेक्ट हो सकते हो। तो इन सारी चीजों का ख्याल रखा करो, अवॉइड किया करो। कहता है फॉर डिजीजेस सच एज मलेरिया एंड फिलेरियासिस दैट आर ट्रांसमिटेड थ्रू इंसेक्ट वेक्टर, मलेरिया और फिलेरियासिस किससे होते हैं? इंसेक्ट वेक्टर से होते हैं, मतलब मॉस्किटो से, आपके ये हाउस फ्लाई से होते हैं, इन सारी चीजों से होते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर इज टू कंट्रोल और एलिमिनेट वेक्टर एंड देयर ब्रीडिंग प्लेस, मतलब अच्छा ये कहता है कि अगर जो मलेरिया वगैरह किस वजह से होते हैं? इंसेक्ट वेक्टर की वजह से। तो आप कोशिश क्या करो कि जहां पे वो ब्रीड कर रहे हैं, ब्रीड मतलब जहां पे वो खुद को रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, उस जगह को आप क्या कर दो? एलिमिनेट ही कर दो, मतलब उस पानी को ही क्या कर दो? एकदम क्लीन कर दो। अगर तुम प्लांट रखे हो, कोई बॉटल में पानी में भर के प्लांट रखता है, उस पानी को रिप्लेस किया करो। तुम अगर वो रखे हो, एक्वेरियम वगैरह रखे हो, उसका पानी रिप्लेस किया करो। जो भी आपके घर में ये सारी चीजें, उन सारी चीजों का ख्याल रखा करो।
दिस कैन बी अचीव्ड बाय अवॉइडिंग स्टैग्नेट, देखो लिखा भी हुआ है, लास्ट में लिखा हुआ है, आप कैसे अवॉइड कर सकते हो इस चीज को, जो रुका हुआ पानी है, स्टैग्नेशन ऑफ वाटर इज एन अराउंड रेसिडेंशियल एरिया, आपके आसपास में अगर कोई रुका हुआ पानी है, रेगुलर क्लीनिंग ऑफ द हाउस होल्ड कूलर, अपने कूलर का भी क्या किया करो, कूलर के पानी का भी कंटिन्यूसली क्लीन किया करो, वरना कूलर के पानी की वजह से भी देखना बहुत सारे मच्छर उसके आसपास में रहते हैं, कभी खोल के देखना कूलर के उस ढक्कन को, इतने सारे मच्छर बाहर निकलते हैं, तो वो सारी चीजें क्लीन किया करो। मॉस्किटो नेट्स यूज किया करो, घर में मच्छरदानी वगैरह यूज किया करो, या फिर अपने वो जो कॉइल वगैरह आते हैं वो यूज किया करो। इंट्रोड्यूसिंग फिश, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट, कितना प्यारा लाइन लिखा हुआ है कि आप एक फिश को इंट्रोड्यूस कर दो जिस वेक्टर को क्या कर दे, खत्म कर दे। एक फिश को इंट्रोड्यूस किया गया था जिसका नाम था गंबूसिया, उस गंबूसिया फिश को क्या कर दिया गया था, पॉन्ड में, तालाब में छोड़ दिया गया था, ताकि वो क्या कर दे, उस मॉस्किटो के लार्वा पे क्या कर जाए, फीड कर जाए, मतलब उसको वो खा जाए बेसिकली। स्प्रेइंग द इंसेक्टिसाइड इन डिचेज, ड्रेनेज एरिया एंड स्वैम्प, जो भी गंदी जगह है वहां पे आप क्या कर दो, ये इंसेक्टिसाइड को स्प्रे कर दो, उससे क्या हो जाएंगे, इंसेक्टिसाइड मतलब जो इंसेक्ट को किल करते हैं उनको इंसेक्टिसाइड कहते हैं, जो पेस्ट को किल करते हैं पेस्टिसाइड, जो वीड को खत्म करते हैं उनको वीडिसाइड बोलते हैं। ये सारे बेसिकली केमिकल सब्सटेंस है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं, माइक्रोब इन ह्यूमन वेल्थ में पढ़ चुके हैं कि इससे अब हमको कैसे बचना है, यहाँ पे तो देख लो कि इसको कैसे करना है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देख चुके हैं नेक्स्ट चैप्टर में इंसेक्टिसाइड वगैरह से हम कैसे बच सकते हैं। इन एडिशन डोर एंड विंडो शुड बी प्रोवाइडेड विथ वायर मेश ऑफ प्रिवेंट द, मतलब कि अपने घर के, अपने खिड़की वगैरह के पास में क्या लगा लिया करो, नेट वगैरह जो आता है, जाला वगैरह लगा लिया करो, ताकि मॉस्किटो वगैरह घर से अंदर, घर में अंदर ना पाए, प्रिवेंट कर सके मॉस्किटो की एंट्री को। सच प्रिकॉशन, ये सारे प्रिकॉशन आपके लिए जरूरी हैं, स्पेशली इन लाइट ऑफ रिसेंट वाइट, मतलब आज के जमाने में तो बिल्कुल ही जरूरी है, जबकि क्या हो रहा है, जहाँ पे वेक्टर बॉर्न डिजीज बहुत सारे हो रहे हैं, लाइक डेंगू, चिंकुंगुनिया इन मेनी पार्ट ऑफ द इंडिया, बेसिकली वो छोटे बॉडी में ये हो जाते हैं, आपके दाने पोर्स टाइप के हो जाते हैं, और डेंगू वगैरह, तो ये सारे किससे होते हैं, मॉस्किटो से होते हैं। तो आजकल तो बिल्कुल ही नेट वगैरह लगा के रखा करो घर में भी, अगर आपके दो डोर्स विंडो अगर प्रोटेक्टेड नहीं है नेट से, तो पापा को बोल के प्रोटेक्टेड करवाओ उन सारी चीजों को, ताकि तुम इन सारी चीजों से बच सको। डन, यहाँ तक कोई दिक्कत, ये सारी चीजें तो बेसिक थी, हमको पता है कॉमनली क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है, बट फिर भी तुम लोग नहीं करते हो। कौन कौन फॉलो करता है इन सारी चीजों को, कोई भी नहीं, चलो आ जाओ। कहता है द एडवांसमेंट मेड इन बायोलॉजिकल साइंस हैव आर्म्ड अस टू इफेक्टिवली डील विथ मेनी इन्फेक्शन डिजीज, बट हमारी बायोलॉजिकली एडवांसमेंट इतनी हो चुकी है कि हम इन सारे इन्फेक्शन से क्या कर लेते हैं, डील कर लेते हैं। बहुत सारे क्या आ चुके हैं, एंटीबायोटिक आ चुके हैं, बहुत सारे वैक्सीनेशन आ चुके हैं। जैसे स्मॉल पॉक्स एक टाइम पे इतना ज्यादा था कि लोग परेशान हो गए थे, बट आज स्मॉल पॉक्स के क्या आ चुके हैं, वैक्सीनेशन आ चुकी है, वैक्सीन आ चुकी है, कंप्लीटली वो खत्म ही मानो। पोलियो की वैक्सीन आ चुकी है, बहुत सारी चीजों की वैक्सीन आ चुकी है, जिससे ये सारे डिजीज क्या में है, कंट्रोल में है। कहता है द यूज ऑफ, देखो लिख भी दिया, द यूज ऑफ वैक्सीन and immunization program have enabled us to completely eradicate मतलब completely उसको खत्म कर देना, wiped out कर देना, eradicate a deadly disease like smallpox, मतलब कि हम वैक्सीन के यूज की वजह से हम स्मॉल पॉक्स को क्या कर चुके हैं, completely खत्म कर चुके हैं। a large number of other infectious disease like polio, diphtheria and pneumonia एंड टिटेनस हैव बीन कंट्रोल्ड, ये भी क्या हो चुके हैं, कंट्रोल में हो चुके हैं, बहुत ज्यादा नहीं होते, रेयरली किसी किसी को होते हैं, उसके लिए भी क्या अवेलेबल है, वैक्सीन अवेलेबल है हमारे लिए। कंट्रोल टू अ लार्ज एक्सटेंट बाय यूज ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन के यूज की वजह से। बात नहीं करो बायोटेक्नोलॉजी में हम देखेंगे इन सारी चीजों के बारे में कि कैसे कैसे हम क्या बनाते हैं, नए नए वैक्सीन कैसे क्रिएट करते हैं, ये सारे हम बायोटेक्नोलॉजी में देखेंगे। डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक, हमको पता है डिस्कवरी एंटीबायोटिक की पहली एंटीबायोटिक कौन सा था, पेनिसिलियम। कौन से बैक्टीरिया से आया था, पेनिसिलियम नोटाटम। कौन से साइंटिस्ट ने दिया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दिया था। वो कौन से बैक्टीरिया के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, स्टेफाइलोकोकाई पे। ओके ठीक है। डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक एंड वेरियस अदर ड्रग हैज आल्सो इनेबल्ड टू इफेक्टिवली ट्रीट इन्फेक्शियस डिजीज, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स और ड्रग्स भी आ चुके हैं जो क्या करते हैं, बहुत खतरनाक डिजीज को भी खत्म कर देते हैं। पूछो, यहाँ तक डाउट है पूछो, नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे इम्यूनिटी।
पूछो, बात नहीं करो। तुम लोगों को पढ़ने का टाइम देती हूँ मैं, बात करने का टाइम नहीं देती हूँ। बैठ के गपशप करने लग जाते हो फटाफट। दोनों के नोट्स मैं प्रोवाइड करा दूंगी इस वीक में। तुम लोगों को दोनों चैप्टर के नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, इस चैप्टर के भी और आपके माइक्रोब्स के भी। ऑनलाइन भेज दूंगी, लिख लोगे, प्रिंट कराओगे? ओके डन। क्या तुम लोग का इतना डिस्कशन चलता है इम्पोर्टेंट? दोनों लगी पड़ी रहती है एकदम आपस में। जब मैं बात करी खत्म हो गया, वहीं खत्म हो गया, ड्रॉप कर दो वहीं पे। जब बीच में टाइम मिलता है तो डिस्कशन क्या करो नोट्स को लेके, क्लास में नहीं क्या करो। जैसे बीच में गैप मिलता है तुम लोग का डिस्कशन होता होगा, बहन तू दिवाली में क्या पहनेगी, बहन तू छठ में क्या पहनेगी, तो छठ में कौन सा ड्रेस पहनेगी, किस कौन सा पोज में फोटो लेगी, यही डिस्कशन चलता है। आओ बहन चुगली करी। सिर्फ थोड़े टाइम के लिए इस अपने टैलेंट को दबा के रखो। आओ बहन चुगली करने वाला, बैठ के पढ़ाई किया करो साथ में। आओ बहन बैठ के पढ़ाई करे। तुम कहाँ एब्सेंट था इतने दिन से? पढ़ाई लिखाई का कोई चिंता नहीं है? हाँ तो फिर चला जाएगा। क्या मतलब आने का, रह ही जाता 4 दिन का तो बात। ए चले बोल, पूछो कोई डाउट स्वीटी, कोई डाउट गौरी, कोई डाउट? आगे बढ़ो, इम्यूनिटी पे आ जाओ। बता इम्यूनिटी क्या होता है, कोई बताएगा? बोलो, कोशिश करो, थोड़ा जोर से बोलो, आवाज नहीं। बैठ जाओ। कहते हैं एवरी डे वी आर एक्सपोज टू लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्शन एजेंट, मतलब कि हम हर एक दिन क्या हो रहे हैं, एक नए आपके इन्फेक्शियस एजेंट से क्या हो रहे हैं, एक्सपोज हो रहे हैं। हाउएवर ओनली अ फ्यू ऑफ दिस एक्सपोजर रिजल्ट इन अ डिजीज, मतलब इसमें से कुछ ही ऐसे हैं जो एक्सपोजर वो किस में चेंज हो जाते हैं, डिजीज में चेंज हो जाते हैं। मतलब कहने के सेंस की बहुत सारे इन्फेक्शन आ तो रहे हैं लेकिन हम उनको क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं। हमको पता भी नहीं चलता कि हमारी बॉडी, मतलब कि हमारे बॉडी में बहुत सारे इन्फेक्शन जाते हैं, बहुत सारे, लेकिन हमारा इम्यूनिटी इतना स्ट्रांग है कि वो क्या कर लेता है, उससे लड़ लेता है और हमको फील भी नहीं होने देता है कि हम बीमार हैं। बहुत सारे उसमें से बहुत सारे कम ऐसे इन्फेक्शन है जो किस में बदल जाते हैं, डिजीज में, कि मुझे टाइफाइड हो चुका है, मलेरिया हो चुका है, आपके चिकन पॉक्स हो चुका है, जो भी हो रखा है। तो बहुत कम ही ऐसे डिजीज है जो आपके उभर के बाहर आते हैं, वरना बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शन है जो आपकी बॉडी ऐसे ही क्या कर लेती है, खुद ही में मार धाड़ कर लेती है, आपको पता भी नहीं चलने देती है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द बॉडी इज एबल टू डिफेंड, देखो लिखा भी है, ये कारण यही है कि आपकी बॉडी क्या कर लेती है, आपकी बॉडी इस काबिल है, उसके पास ये एबिलिटी है कि वो खुद को क्या कर सकती है, डिफेंड कर सकती है फ्रॉम मोस्ट ऑफ दिस फॉरेन एजेंट। इन सारे फॉरेन एजेंट से क्या करती है, खुद को आपके लड़ लेती है, बेसिकली आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इसीलिए कहते हैं ना, फॉरेन पार्टिकल जैसे ही आपकी बॉडी में एंटर करता है वैसे ही वो क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं आपके इम्यूनिटी, और वैसे ही वो आपके एंटीबॉडी बनाने लग जाते हैं। सेम केस होता है अगर किसी को, मानो किसी का किडनी खराब है और आपके कोई क्लोज रिलेटिव आपको किडनी डोनेट करना चाहते हैं, तो आपका इम्यून क्या समझेगा कि वो क्या है, फॉरेन पार्टिकल है, तो वो रिजेक्ट करना चाहेगा। इसलिए उस टाइम पे बताओ, हम लोग पढ़ चुके हैं ना माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, कौन सा एंजाइम दे रहे थे हम लोग, साइक्लोस्पोरिन ए देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट बोलते हैं।
जो कि कौन कर रहा था प्रोड्यूस? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, अब फंजाई ये प्रोड्यूस करता है। तो हम देते हैं ताकि वो क्या कर सके, हमारे इम्यून को थोड़े टाइम के लिए सप्रेस करके रखे, ताकि बॉडी उसको क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले उस ऑर्गन को। तो हमारे जो बॉडी है वो खुद को क्या करती है, इस काबिल होती है कि वो सारे फॉरेन पार्टिकल से क्या कर सकती है, डिफेंड कर सकती है। दिस ओवरऑल एबिलिटी टू होस्ट ऑफ द होस्ट टू फाइट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म conferred by the immune system is called immunity। मतलब कि हमारे बॉडी के पास जो एबिलिटी है इस फॉरेन पार्टिकल से फाइट करने की, उस एबिलिटी को, उस आपके इम्यून रिस्पॉन्स को ही हम क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी बोलते हैं। उस इम्यून सिस्टम को ही हम क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी बोलते हैं। तो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन टिक आउट कर लो। द ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म conferred by the immune system is called immunity। इम्यूनिटी दो टाइप की होती है, ध्यान से सुनो, इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी है ना जो आपके मदर गिफ्ट है, मतलब माँ के द्वारा दिया गया है। जैसे माँ का प्यार ऐसा होता है ना कि सबके लिए एक जैसा होता है, मतलब कि तुम अगर 2 लप्पड़ खाए हो तो तुम्हारा भाई बहन भी 2 लप्पड़ खाएगा। मतलब तुम अगर बेलन से 2 बेलन पीटे हो तो सामने वाला भी 2 ही पीटेगा। इसमें ये नहीं, मम्मी पार्शियलिटी नहीं करती है कि एक को 2 मारेगी एक को 4 मारेगी। तो ये नॉन स्पेसिफिक, और मम्मी ये देख के भी नहीं मारती है कि ये मेरा बेटा है मेरी बेटी है, जो सामने दिखा उसी को खत्म करेगी। तो वो नॉन स्पेसिफिक होता है। इनेट यूनिटी जो होता है नॉन स्पेसिफिक, मतलब जो सामने दिखेगा वो खत्म होगा, जरूरी नहीं कि स्पेसिफिक ही खत्म होगा। तुम दिख गए तो तुम्हारे भाई बहन दिख गए, अगर मम्मी गुस्से में है तो जो सामने आया, पापा भी सामने आए तो पापा भी खत्म है, तो जो सामने आया वो खत्म है। तो ये नॉन स्पेसिफिक होता है, वो पहचान करके किसी को नहीं मारता, किसके, ये नॉन स्पेसिफिक होगा, जो सामने दिखा उसका मैटर खत्म है। इनेट इम्यूनिटी का मतलब जो आपको मदर गिफ्ट है, कब से है, जब से आप जन्म लियो, माँ के द्वारा, जब से माँ के मतलब मदर के पेट से आपके वो चीजें आई है। आप देखो क्या कहता है, पढ़ते हैं। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो है जो अपनी लाइफ दौरान, मतलब जो अपनी लाइफ जीते हो उस टाइम पे अगर कोई किसी ने, जैसे कोरोना तो किसी के मदर के पेट से बन के नहीं आया था। कोरोना का जो वैक्सीन, जो इम्यूनिटी था उसको लेके, कोरोना जो भी कोरोना के अगेंस्ट जो लड़ा होगा उसके अंदर जो इम्यूनिटी आई होगी उसके खिलाफ, वो कब आई होगी, उसके अपने लाइफ टाइम में आई होगी। तो दैट इज नोन एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है, जो आपके लाइफ में आती है विद द टाइम। कहते हैं इनेट इम्यूनिटी, पढ़ो इनेट इम्यूनिटी क्या होता है। इनेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक टाइप होता है, जो सामने दिखा वो खत्म हो जाएगा। ऑफ द डिफेंस दैट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब से आप जन्म लियो, ये मदर गिफ्ट है, जब से आप जन्म लियो तब से आपके पास है। This is accomplished by the providing different type of barrier to the entry of foreign agent into the our body। ये अलग अलग टाइप के बैरियर्स देते हैं आपकी बॉडी में, ताकि फॉरेन पार्टिकल आपकी बॉडी में क्या नहीं कर सके, एंटर नहीं कर सके। बैरियर मतलब रुकावट प्रोवाइड करते हैं। इनेट इम्यूनिटी कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप ऑफ बैरियर, 4 टाइप ऑफ बैरियर कंसिस्ट करता है। कौन कौन सा? फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर एंड सेलुलर बैरियर, और लास्ट में साइटोकाइनिन बैरियर। देखो देखते हैं क्या है, होता है फिजिकल बैरियर। जैसे कि आपके पास स्किन है, स्किन आपको क्या करती है, बहुत सारी चीजों से, बहुत सारे, मानो कि स्किन नहीं रहती तो आपके सारे टिश्यू, आपके सारे सेल्स क्या होते, दिखते, और कोई ना कोई भी बैक्टीरिया क्या कर जाता, आपको इन्फेक्ट कर देता। तो आपके पहले स्किन है, ऑन योर बॉडी इज द मेन बैरियर विच प्रिवेंट एंट्री। तो ये फिजिकल बैरियर, फिजिकल आपके बॉडी में प्रेजेंट है, तो स्किन आपके मेन बैरियर होते हैं। एंट्री ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके बॉडी में एंट्री ना कर सके। दूसरा म्यूकस कोटिंग एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी, जैसे आपके नोज, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में म्यूकस होते हैं, हेयर होते हैं। जैसे याद करो, तुम अगर तुम डस्ट में जा रहे हो, मतलब कोई बाइक चला के साइकिल से डस्ट में जा रहा है, जैसे वो धूल पड़ रहा है तुरंत उसको क्या होता है, छींक आता है, स्नीज करता है तुरंत। क्यों? क्योंकि वो तुरंत जो तुम्हारा नोज में, रेस्पिरेटरी पाथवे में जो म्यूकस है या फिर जो हेयर है, वो उस डस्ट पार्टिकल को वहीं पर ट्रैप कर लेते हैं एंड देन बाहर में क्या कर देते हैं, स्नीज कर देते हैं, बाहर में निकाल देते हैं। तो ये भी फिजिकल है। तो वही कहता है कि म्यूकस कोटिंग प्रेजेंट होता है आपके रेस्पिरेटरी लाइनिंग पे, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल लाइनिंग पे होता है, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट पे होता है, जो कि क्या करता है, माइक्रोब को ट्रैप कर लेता है, पकड़ लेता है, ताकि वो आपकी बॉडी में क्या ना कर सके, एंटर। मतलब जैसे ही माइक्रोब जब एंटर कर रहा होता है तो ये सारे क्या कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं। तो ध्यान रखना कौन कौन, स्किन, म्यूकस कहाँ पे, आपके रेस्पिरेटरी पाथवे पे, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पे और आपके यूरोजेनाइटल पे, ये सारे जगह पे प्रेजेंट रहते हैं और वो माइक्रोब को क्या कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं। और फिर जैसे भी अब मानो यहाँ पे करेगा तो आपके
यूरिन पासेज के थ्रू क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, जो भी ट्रैप हुए रहेंगे, जब यूरिन पासेज होगा उसके साथ साथ वो बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट कहता है फिजियोलॉजिकल बैरियर, जैसे कि फिजियोलॉजिकल बैरियर मतलब कि आपके स्टमक में क्या होता है, एसिडिक पीएच होता है, तो जो बैक्टीरिया उस पीएच पे सर्वाइव नहीं कर सकता वो क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा। सलाइवा इन माउथ, आपके जो सलाइवा होते हैं ये कंटेन करते हैं। टीयर्स फ्रॉम आईज, आपकी आंखों में जो टीयर्स होते हैं ये भी कंटेन करके रखते हैं, कुछ तो उसका नाम था, वेट लेट मी चेक, उसका नाम था कुछ माइक्रोब से रिलेटेड ही था। हाँ, तो टीयर्स आपके लाइसोजाइम कंटेन करते हैं, टीयर्स या फिर सलाइवा, ये दोनों आपके लाइसोजाइम कंटेन करते हैं। ये बेसिकली एक एंजाइम है जो कि आपके मार देता है, जो भी माइक्रोबियल ग्रोथ होते हैं उनको वो किल कर देता है। तो ध्यान रखना, आपके स्टमक में जो एसिड होते हैं वो आपके माउथ में जो सलाइवा होते हैं, आपके आईज में जो टीयर्स होते हैं, ये सारे क्या करते हैं, आपको प्रिवेंट करते हैं माइक्रोबियल ग्रोथ से, क्योंकि वो क्या कंटेन करते हैं, लाइसोजाइम, जो कि आपके एक एंजाइम में जो माइक्रोबियल ग्रोथ को रोक सकती है। नेक्स्ट सेलुलर बैरियर, सेलुलर बैरियर जैसे कि आपके WBC वगैरह होते हैं। देखो certain type of leukocyte WBC of our body like पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट PMNL, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रोफिल्स बोलते हैं। याद करो, तुम लोग पढ़े होगे बॉडी सर्कुलेशन, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, बेसोफिल्स, इसाइनोफिल्स, बेसोफिल, इसाइनोफिल, ये सारे आपके इन्फ्लामेट रिएक्शन वगैरह में आपके हेल्प करते हैं, आपको बचाने से, आपके बॉडी में एलर्जी वगैरह से बचाते हैं। देखो लिखा है मोनोसाइट नेचुरल किलर लिम्फोसाइट इन बॉडी एज वेल एज मैक्रोफेज इन टिश्यू। देखो ध्यान रखना, ये जो मोनोसाइट होते हैं और ये जो मैक्रोफेज होते हैं, ये दोनों सेम चीज होता है। मैक्रोफेज एक बड़ा चीज है, ये छोटे छोटे भाग में टूट जाता है। मैक्रोफेज ब्लड में प्रेजेंट होता है, जो छोटे छोटे डिफरेंट पार्ट में टूट के जिसको मैक्रोफेज बोल देते हैं, ये किस में प्रेजेंट रहता है, टिश्यू में। तो ध्यान रखो, लिखा भी है मोनोसाइट कहाँ पे होगा, ब्लड में, और मैक्रोफेज क्या होगा, टिश्यू में। मैक्रोफेज और मोनोसाइट दोनों सेम चीज होता है। तो मोनोसाइट एक बड़ा ग्रुप है जो कि आपके ब्लड में प्रेजेंट होगा, और आपके मैक्रोफेज छोटे छोटे चीजें जो कि आपके एंटर किस में कर जाते हैं, टिश्यू में एंटर कर जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, फाइगोसाइटोसिस मतलब खा जाते हैं, उसको किल कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, किसको, माइक्रोब्स वगैरह को। ध्यान रखना, ये आपके कौन से बैरियर हैं, सेलुलर बैरियर्स है, जो किसमें हेल्प, किसमें प्रेजेंट है, आपके सेल्स वगैरह में, टिश्यू में, ब्लड्स में, ये सारे में प्रेजेंट है। नेक्स्ट देखो साइटोकाइनिन बैरियर, वायरस इन्फेक्टेड सेल सीक्रेट प्रोटीन कॉल्ड इंटरफेर, जैसे सुनो एंटीबॉडी, सॉरी एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो बैक्टीरिया रिलेटेड चीजों को क्या करता है, किल करता है। तो जो बैक्टीरिया को किल करे उसको एंटीबायोटिक बोलते हैं, और जो वायरस को किल करे उसको क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस बोलते हैं। तो वही कहता है कि वो एक वायरस इन्फेक्टेड सेल सीक्रेट करते हैं प्रोटीन इंटरफेरेंस, जो कि क्या करते हैं, विच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल फ्रॉम द फर्दर, मतलब समझो ये क्या करता है, अपना बलि चढ़ा देता है। मानो ये एक सेल है, ये बेसिकली ये इन्फेक्ट हो चुका है वायरस से, ये क्या कर देता है, इंटरफेरेंस रिलीज कर देता है, अपना बलि चढ़ा देता है, खुद डेथ कर जाता है, और बाकी सारे सेल्स को अलर्ट कर देता है कि भाई इंटरफेरेंस रिलीज कर लो, क्योंकि वायरस आ चुका है, वायरस तुमको अटैक करने वाला है। तो ये बेसिकली खुद को
अपना बलि चढ़ा के, देखो वायरस इन्फेक्टेड सेल मतलब एक सेल है जो किससे इन्फेक्टेड है, वायरस से इन्फेक्टेड है, वो क्या सीक्रेट कर देता है, एक प्रोटीन सीक्रेट कर देता है जिसका नाम क्या है, इंटरफेरेंस, ताकि उसके आसपास के जो नॉन इन्फेक्टेड सेल है वो क्या हो जाए, बच जाए। तो ये अपना बलि चढ़ा के दूसरों को क्या करता है, रक्षा कर लेता है, नॉन इन्फेक्टेड सेल फ्रॉम द फर्दर वायरल इन्फेक्शन। समझ में आया? तो कितने टाइप के इम्यूनिटी होते हैं, दो टाइप के, इनेट और एक्वायर्ड। इनेट वो इम्यूनिटी है जो नॉन स्पेसिफिक होता है, जो भी सामने दिखेगा उसको खत्म कर देगा। दूसरा वो आपके बर्थ से होता है। तीसरा वो कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? उसके पास 4 टाइप के बैरियर होते हैं, फिजिकल बैरियर, नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल बैरियर, एंड देन सेलुलर बैरियर, एंड देन साइटोकाइनिन बैरियर। ये आपके 4 टाइप के बैरियर होते हैं, ध्यान रखना। अब आ जाओ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी है जो आप अपने लाइफ टाइम पे क्या किए हो उसको पाए। एक्वायर्ड मतलब जैसे होता है ना कि पाना, उस चीज को अपने लाइफ में आपने पाया है। तो कहता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऑन अदर हैंड इज पैथोजन स्पेसिफिक, लेकिन ये वो नॉन स्पेसिफिक था, लेकिन ये क्या होगा, पैथोजन स्पेसिफिक होगा। मतलब अगर एंटीबॉडी, मानो कि अगर एंटीजन का शेप ये है, वेट, मतलब मानो ना कि ये एंटीजन है, तो एंटीबॉडी कैसा होगा, उसका इस टाइप का होगा, ताकि केवल ये इसी में फंस सकता है। ये एंटीबॉडी दूसरे एंटीजन को नहीं मार सकता है, केवल मतलब इसी एंटीजन को मार सकता है। तो वो पैथोजन स्पेसिफिक होता है कि जो पैथोजन, जो माइक्रोब है, उसके हिसाब से अपनी बॉडी डिजाइन को बना लेता है, एंड देन उसको क्या करता है, किल करता है। और अगर वो एक किसी माइक्रोब को किल कर रहा है तो वो केवल उसी को किल करेगा, दूसरे को नहीं मारेगा। वो पैथोजन स्पेसिफिक होता है। इट इज कैरेक्टराइज बाई मेमोरी। अब देखो ये किस बेसिस पे होता है, मेमोरी के बेसिस पे होता है। मानो इधर ध्यान से देखो, एक बार तुमको सांप ने काटा, एक बार तुमको सांप ने काटा, अब वो तुमको, या फिर ये रहने दो, मानो हम लोग को कोरोना हुआ था। कोरोना में हम लोग धीरे धीरे अपनी इम्यूनिटी को क्या करने की कोशिश किए, उसके खिलाफ लड़ने की कोशिश किए। तो हो सकता है कि हमारा पहला रिस्पॉन्स स्लो हो, लेकिन जब दोबारा हमको कोरोना अटैक करेगा तो एक बार हम इसको झेल चुके, तो दूसरी बार भी मेरी बॉडी क्या है, उसके लिए लड़ने के लिए तैयार है। मानो कि पहली बार हमको जंग लड़ने जाना होगा, सामने वाले से युद्ध लड़ने जाना होगा, तो हम अपना हथियार तैयार करेंगे अपने हिसाब से। हमको पता नहीं है कि सामने वाला कितना स्ट्रांग है कितना नहीं, लेकिन एक बार हम उससे लड़ के आ चुके हैं तो हमको पता चल चुका है। तो जो दूसरा हमारा युद्ध होगा वो पहले वाले से क्या होगा, फास्ट होगा, बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि पहले से हमारे पास हथियार वगैरह तैयार है, केवल हमको वहां पे जाके युद्ध लड़ना है। तो जो पहला रिस्पॉन्स होता है, पहली बार अगर पैथोजन एंटर किया है तो पहला जो रिस्पॉन्स होगा वो ऑलवेज क्या होगा, स्लो होगा, क्योंकि उसको पहली बार बनाने में क्या करना है, टाइम लगेगा। लेकिन एक बार वो एंटर कर चुका है, एक बार बन चुका है उसके खिलाफ एंटीबॉडी, वो एंटीबॉडी अब मेमोरी में आ चुका है कि अगर दोबारा फिर सेम चीज एंटर करता है तो हम तुरंत उसको क्या कर देंगे, किल कर देंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है, एंटीबॉडी है। समझ में आया कि एक बार वायरस एंटर किया, उसके खिलाफ हम एंटीबॉडी बना चुके हैं, तो दूसरी बार अगर वो सेम वायरस एंटर करता है तो तुरंत हम उसको क्या कर सकते हैं, किल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या प्रेजेंट है, वो एंटीबॉडी बन चुका है। तो ये मेमोरी बेस्ड होता है, ठीक है, ध्यान रखना, ये मेमोरी बेस्ड होता है। मतलब एक बार बन चुका है, एक पास इसके पास है, एक बार वो याद कर लिया कि ये पहली बार आया था, तो दूसरी बार तुरंत उसको वो याद करके खत्म कर देगा। This means when our body encounter the pathogen, इसका ये मतलब है कि अगर आपकी बॉडी पहली बार for the first time, आपकी पहली बार किसी पैथोजन को आपकी बॉडी एनकाउंटर कर रही है, मार रही है, तो इट प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स कॉल्ड प्राइमरी रिस्पॉन्स। तो पहली बार अगर वो उसको खत्म कर रही है तो उस रिस्पॉन्स को हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी रिस्पॉन्स बोलेंगे, विच इज लो इंटेंसिटी। वो लो इंटेंसिटी से होगा, स्लोली होगा। पहली बार आप युद्ध लड़ने जा रहे हो तो ऑब्वियसली आपको नहीं पता किसकी कितनी सेना है, कितने युद्ध आप कर सकते हो, तो आप लो इंटेंसिटी से उसको क्या करोगे, लड़ोगे, आपको नहीं पता है। लेकिन एक बार आप लड़ के आ चुके हो, दूसरी बार आपकी इंटेंसिटी क्या होगी, हाई इंटेंसिटी होगी। सब्सिक्वेंट एनकाउंटर विद द सेम पैथोजन, अगर वो सेम पैथोजन से आप दोबारा एनकाउंटर करते हो तो दूसरी बार वाला क्या होगा, हाईली इंटेंसिफाइड होगा। हाईली इंटेंसिटी से करोगे, हाई स्पीड से करोगे,
उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी और एनामेस्टिक रिस्पॉन्स बोलते हैं। मतलब एक बार वो रिस्पॉन्स आपके अंदर जनरेट हो चुका है, वो मेमोरी बेस्ड हो चुका है, दूसरी बार आप सेम रिस्पॉन्स को क्या कर रहे हो, केवल बाहर लेके आ रहे हो उसको किल करने के लिए। बोलो समझ में आया, प्राइमरी रिस्पॉन्स और सेकेंडरी रिस्पॉन्स। बोलो कोई डाउट? तो पहली बार अगर आप एनकाउंटर कर रहे हो पैथोजन को, तो उस रिस्पॉन्स को क्या बोलेंगे, प्राइमरी रिस्पॉन्स। वो बेसिकली लो इंटेंसिटी का होगा, स्लो होगा। दूसरी बार आप कह रहे हो तो वो क्या होगा, सेकेंडरी होगा, और वो हाईली इंटेंसिटी से होगा। उस सेकेंडरी रिस्पॉन्स का दूसरा नाम क्या होता है, एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स। मतलब कि वो मेमोरी बेस्ड होगा। बेसिकली आपको वो ध्यान में रहता है कि हाँ एक बार वो क्या कर चुका है, एंटर कर चुका है। नेक्स्ट देखो, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ टू स्पेशल टाइप। मतलब ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स होते हैं वो आपकी दो टाइप, स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फोसाइट से क्या होते हैं, कैरिड आउट किए जाते हैं, जो आपकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। पहला क्या होता है, बी लिम्फोसाइट, दूसरा क्या होता है, टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट से मेन आपका एंटीबॉडी बनाता है, टी लिम्फोसाइट्स केवल उसको हेल्प करता है। बी लिम्फोसाइट से मेन वैसा लिम्फोसाइट से, नीचे में लिखा होगा कि बी लिम्फोसाइट से वो प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जो कि क्या करते हैं, आपके हेल्प करते हैं। टी लिम्फोसाइट्स तो केवल उसको हेल्प करता है। बोलो। हाँ, तो दो टाइप के क्या होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं। कौन कौन से, भी पूछता है ये क्वेश्चन, ध्यान रखना, ये बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है और नीट में भी पूछा हुआ है लिम्फोसाइट्स के बारे में। तो दो टाइप के आपके लिम्फोसाइट्स होते हैं। कौन कौन से, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स बेसिकली ये बोन मैरो में ही ओरिजिनेट होता है और बोन मैरो में ही क्या हो जाता है, मैच्योर होता है। बट जो टी लिम्फोसाइट्स है ये बोन मैरो में ओरिजिनेट होता है और थाइमस ग्लैंड में जाके क्या होता है, मैच्योर होता है। इसीलिए इसका नाम टी लिम्फोसाइट्स पड़ा। टी मतलब होता है थाइमस। लिख लो, नोट कर लो कि बी लिम्फोसाइट्स ओरिजिनेट और मैच्योर दोनों करेगा बोन मैरो में, और टी लिम्फोसाइट्स ओरिजिनेट होगा आपके बोन मैरो में और मैच्योर होगा आपके थाइमस में। B lymphocytes originate and mature in bone marrow. नोट कर लो। लिख लिए?
आगे बढ़ू, आ जाओ। तो अब देखो बी लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, बी लिम्फोसाइट्स ही एंटीबॉडी बनाती है जो इन्फेक्शन से हमें बचाती है। तो बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करती है एन आर्मी ऑफ प्रोटीन इन रिस्पॉन्स टू पैथोजन। पैथोजन के रिस्पॉन्स में वो क्या करती है, प्रोटीन प्रोड्यूस करती है हमारे ब्लड में, ताकि वो क्या कर सके, उससे उस इन्फेक्शन के खिलाफ क्या कर सके, फाइट कर सके। दिस प्रोटीन आर कॉल्ड एंटीबॉडी, और उसी प्रोटीन को हम क्या बोल देते हैं, एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी वो प्रोटीन होता है जो कौन रिलीज करता है, कौन प्रोड्यूस करता है, बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं। द टी सेल्स, जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो क्या कर, वो सिक्रीट नहीं करते, डू नॉट सिक्रीट एंटीबॉडी बट हेल्प बी सेल, और बी सेल को हेल्प करते हैं ताकि वो क्या कर सके, प्रोड्यूस कर सके। तो इनडायरेक्टली बेसिकली वो क्या करता है, हेल्प करता है, डायरेक्टली कोई उसका रोल नहीं है सिक्रीशन या फिर प्रोडक्शन में। इच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हैज 4, अब मानो वो प्रोटीन का बना हुआ है, बेसिकली प्रोटीन ही है ना ये, जो एंटीबॉडी वो प्रोटीन है, तो ये प्रोटीन होगा तो किससे बना होगा, पेप्टाइड चेन से बना होगा। तो वही कहता है कि जो एंटीबॉडी होते हैं वो 4 पेप्टाइड चेन से बनते हैं, 2 लॉन्गर चेन होते हैं और 2 शॉर्ट होते हैं। ध्यान से देखो, एक ये 2 लंबा, नीचे में लिखा होगा, ये 2 हेवी चेन होते हैं, बड़े वाले हैवी हो जाएंगे और छोटे वाले क्या हो जाएंगे, लाइट हो जाएंगे। तो ये 4 पेप्टाइड बॉन्ड से बनते हैं। देखो 4 पेप्टाइड चेन, 2 स्मॉल है जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइट चेन बोलते हैं, जो कि क्या होते हैं, लॉन्गर होते हैं, सॉरी 2 स्मॉल चेन है उनको हम क्या बोलते हैं, लाइट चेन, और 2 जो लॉन्गर है उनको हम क्या बोलते हैं, हेवी चेन। हेंस एन एंटी, इसलिए हम उस एंटीबॉडी को क्या बोल देते हैं, H2L2, मतलब 2 आपके हेवियर और 2 क्या होते हैं, लाइटर। तो लिखा है हेंस एंटीबॉडी इज रिप्रेजेंटेड, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, H2L2 से उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। कहता है डिफरेंट, अब देखो यहाँ पे सल्फाइड बॉन्ड वगैरह ये जो है ना, ये बेसिकली डाइसल्फाइड बॉन्ड से आपके जुड़े हुए रहते हैं, ये आपके सल्फाइड बॉन्ड है, ये इंटरसल्फाइड बॉन्ड है और ये इंट्रासल्फाइड बॉन्ड है, जो अलग अलग दोनों को जोड़ रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, लिख लो, देख लो, ये इंटरसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, ये इंट्रासल्फाइड बॉन्ड होते हैं, नोट कर लो। 2 ये अलग अलग को जोड़े रहेगा तो इंटर होगा, और ये आपस में जोड़ेगा तो क्या होगा, इंट्रा हो जाएगा। अब ये देखो यहाँ पे ही केवल आके क्या होंगे, एंटीजन टर्मिनल पार्ट पे, देखो ये देखो एन टर्मिनस होता है और ये क्या होता है, सी टर्मिनस होता है। एन टर्मिनस सी टर्मिनस का मतलब ये होता है कि बेसिकली स्ट्रक्चर ऐसे ही बनता है ना, NH3 और लास्ट में होता है जो होता है COC, C+O-, इसलिए इसका नाम दिया है एन टर्मिनस एंड सी टर्मिनस, स्ट्रक्चर होते हैं इनके। जो ये जो होता है एंटीजन, यहाँ पे क्या होते हैं, देखो यहाँ पे ये इस स्ट्रक्चर का बना है ना, इस स्ट्रक्चर का इसलिए बना है क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें कौन फिक्स हो जाएगा, एंटीजन इसी स्ट्रक्चर में आके क्या हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे। तो ये स्ट्रक्चर है किसका, आपके एंटीबॉडी का, जो इसमें ही फिक्स होते हैं। ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है और यहाँ पे एंटीजन क्या होते हैं, आके अटैच होते हैं और यहीं से क्या करते हैं, ये एंटीबॉडी उसको किल कर देता है, मार देता है। तो समझ में, अब बताओ ये स्ट्रक्चर बन गया। अब मानो कि तुम्हारा दूसरा एंटीजन जो है वो इस स्ट्रक्चर का है, तो इसमें वो फिट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, इसीलिए हम इसको एंटीजन स्पेसिफिक, इसीलिए इसको हम स्पेसिफिक बोलते हैं, क्योंकि ये एंटीजन को लेके स्पेसिफिक होता है, पैथोजन को लेके स्पेसिफिक होगा। नेक्स्ट देखो क्या कहता है, कहता है डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस होते हैं हमारे बॉडी में, अलग अलग टाइप के, जैसे IgA हो गया, IgM हो गया, IgE हो गया और IgG हो गया। ये अलग अलग एंटीबॉडी हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। अ कार्टून ऑफ एन एंटीबॉडी इज गिवन, अब मतलब एंटीबॉडी का आपके कार्टून डायग्राम एग्जाम दे रखा है आपकी बुक में। बिकॉज दिस एंटीबॉडी आर फाउंड इन द ब्लड, मतलब मैंने बताया था कि ह्यूमरस का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट क्लास में, पिछले क्लास में देखा था, ह्यूमरस का मतलब होता है सर्कुलेट, मतलब फ्लूइड, आपके बॉडी में जो फ्लूइड होते हैं, जैसे बॉडी में आपके ब्लड जो होते हैं वो फ्लूइड होते हैं। तो वही कहता है एंटीबॉडी आपके कहाँ मिलते हैं, आपके ब्लड में मिलते हैं और वो रिस्पॉन्स देते हैं, तो उस रिस्पॉन्स को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। समझे, मतलब कि जो रिस्पॉन्स आपके ब्लड में आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स बोलते हैं। This is one of the 2 type of our acquired immune response, antibody mediated। 10 मतलब 2 टाइप के हमारे इम्यून एक्वायर्ड होते हैं। पहला वाला जो होता है वो आपका ह्यूमरल रिस्पॉन्स होता है, दूसरा आपका सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी रिस्पॉन्स होता है, CMI। तो पहला हम पढ़े कि
इम्यूनिटी कितने टाइप के हुए? दो, इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और जो हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो कितने टाइप के फर्दर हुए? दो टाइप के। पहला कौन? ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, और दूसरा कौन? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो पहला जो है वो उस ब्लड में आपके रिस्पॉन्स दे रहा है, दूसरा देखो सेकेंड टाइप वाला होता है जो वो सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स होता है। द टी लिम्फोसाइट्स मेडिएट सीएमआई। जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं थाइमस वाले, वो क्या करते हैं? मेडिएट करते, कंट्रोल करते हैं किसको? सीएमआई को। वेरी ऑफन व्हेन सम ऑर्गन, human organ like heart, eye, liver, kidney fail to function satisfactorily, transplantation is the only remedy to enable the patient to live the normal life, then the search to begin a find a suitable donor। मतलब कहता है ये क्या होता है समझो, मानो किसी को आई, जैसे बहुत लोग अपना आई डोनेट करता है, हार्ट डोनेट करता है, अपना किडनी डोनेट करता है, तो उस टाइम पे जो रिस्पॉन्स दिया जाता है, वो जो रिस्पॉन्स जनरेट होता है रिजेक्ट करने के लिए, वो कौन सा रिस्पॉन्स जनरेट होता है? सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स। और यही इसी टाइम पे हम क्या देते हैं? बेसिकली आपके वो साइक्लोस्पोरिन ए देते हैं ताकि वो क्या कर सके? उसको सप्रेस कर सके। तो ये सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स कब जनरेट होता है? जब आपके ये सारी चीजें क्या किसी ऑर्गन को हम डोनेट करते हैं, तो उस टाइम इसको रिजेक्ट करने के लिए ग्राफ्टिंग के टाइम पे, जब देखो लिखा भी है ग्राफ्ट फ्रॉम just any source, an animal, other primates or any human being cannot be made since the graft would be rejected sooner or later। क्या हो सकता है? वो रिजेक्ट हो सकता है बहुत जल्दी या फिर थोड़े टाइम बाद। टिश्यू मैचिंग, ब्लड ग्रुप मैचिंग आर essential before the undertaking any graft and transplant, even after this patient has to take immune मतलब कहता है कि आपने इम्यून सप्रेसिव एजेंट भी दे रखा है उसको, लेकिन फिर भी आपको पहले, उसके पहले आपको क्या चेक करना चाहिए? उसके आपके टिश्यू मैच कराने होंगे, ब्लड ग्रुप मैच कराना होगा, ये सारी चीजें क्या करानी होगी? मैच करानी होगी। ये नहीं है कि आप किसी का भी उठा करके दे दोगे, ब्लड ग्रुप अलग है और किसी का भी आप वो डोनेट कर दिए, किडनी डोनेट कर दिए, तो जब तक आपके ब्लड ग्रुप वगैरह सेम नहीं रहेंगे, वैसे भी साइक्लोस्पोरिन काम नहीं करने वाला है, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट काम नहीं करने वाला है। तो इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट देने से पहले आपको क्या करना होगा? ब्लड ग्रुप चेक करना होगा और टिश्यू मैचिंग करना होगा। तो ये जो रिस्पॉन्स देता है वो कौन देता है? सेल मेडिएटेड आपके इम्यूनिटी। जो ये सेल मेडिएटेड है ना, सीएमआई, सेल मेडिएटेड इमीडिएट इम्यूनिटी, ये आपके करते हैं इससे रिलेटेड चीजों को डील। द बॉडी इज एबल टू डिफ्रेंशिएट सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एंड देखो मतलब वो बॉडी क्या कर लेता है? डिफ्रेंशिएट कर लेता है कि ये हमारा है और ये हमारा नहीं है, ये हमारा खुद का और ये हमारा खुद का नहीं है। एंड द सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राफ्ट इंजेक्शन। जो ग्राफ्ट रिजेक्शन, ग्राफ्ट मतलब दो चीजों को जोड़ने वाला, तो जो हम दो चीजों की जोड़ने की कोशिश करते हैं, ग्राफ्ट करने की कोशिश करते हैं, उसको रिजेक्ट कौन करता है? ये सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। इसी को क्या करने के लिए? सप्रेस करने के लिए हम क्या देते हैं? साइक्लोस्पोरिन ए देते हैं, जो हम पढ़ चुके हैं माइक्रोब्स में, जो कि क्या होता है? इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट होता है। डन? समझ में आया? बताओ। जो ब्लड में रिस्पॉन्स जनरेट होगा उसको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमरल रिस्पॉन्स बोलते हैं। और जो आपके सेल रिलेटेड चीजें हैं, टिश्यू में होंगे, जो आपके ग्राफ्टिंग के टाइम पे होंगे, उसको हम क्या बोलते हैं? सीएमआई बोलते हैं। ध्यान रखोगे? चलो नेक्स्ट, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। यहाँ तक कोई डाउट है? पूछो कोई डाउट है तो। कर सकते हैं। हो सकता है वो नहीं कराना चाहते, हो सकता है कि उनका ब्लड मैचिंग का इशू आ रहा, हो सकता है टिश्यू का इशू आ रहा है, या फिर वो नहीं कर, डायलिसिस पे वो रहना चाहते हैं, बॉडी उनकी रिजेक्ट कर दे रही होगी, रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे होगी। ये मशीन नहीं है, बॉडी है, कुछ भी हो सकता है। पूछो डाउट। इन जनरल तो नहीं होता है, इन जनरल एक कोई डोनेट कर देता है, कोई अपना दो क्यों डोनेट करे? एक कर देगा कोई, कैसे? फिर तो और इम्पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं। डाउट कोई? चलो बाय बाय, थैंक यू।